जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जो कि एक वैन में अपनी असिस्टेंट और 4 स्टूडेंट्स को लेकर एक गांव की ओर जा रहा था। इन स्टूडेंट्स के नाम होते हैं मिकोतो, सयोरी, हीना और सगीरी। और प्रोफेसर वहां पे इन सबको एक रिसर्च करवाने के लिए ले जा रहा था। उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है कि आखिर ऐसा विलेज कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि मैप पे इसका नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये विलेज बहुत ही पुराना है और वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिससे उन्हें वहीं पे रुकना पड़ता है। वो गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी अचानक वहाँ पे एक गाड़ी आती हुई नजर आती है, तो वो उनसे मदद मांगते हैं। तो उस गाड़ी के अंदर से 2 लोग निकलते हैं जो कि उन लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों उस गाँव के ही लोग थे और गांव के मुखिया ने उन दोनों को भेजा था उनकी मदद करने के लिए। वो उन लोगों की कार में गैस भर देते हैं और उसके बाद उन्हें अपने गांव में लेकर जाते हैं। मुखिया उन सबको अपने घर के एक रूम में बुलाता है, जहां पे उन सबको बैठाया जाता है और सबका इंट्रोडक्शन लिया जाता है। मुखिया उन्हें बताता है कि उसका नाम अमानो है और वो उन लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा है अपने गाँव में। वो उनसे ये भी कहता है कि उनके रहने का इंतजाम उसने अपने घर में ही कर रखा है और उनके यहाँ पे कोई भी मेड नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपने काम खुद ही करने होंगे। उसके बाद वो अपने बेटे से कहता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे, तो उसका बेटा बहुत ही शर्मा रहा होता है, जो कि कुछ भी नहीं बोलता। और इसका नाम ताकाहिको है और इसकी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। ये सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि वो आखिर कैसी बातें कर रहा है। और मुखिया अपने बेटे से कहता है कि इसमें से कोई भी लड़की उसे पसंद आए तो वो उसे बता दे। तभी प्रोफेसर वहाँ पे एक मास्क देखता है, तो वो मुखिया से उसके बारे में पूछता है। मुखिया उसे बताता है कि ये मास्क सरुतोहिको नुकामी का है, जो कि एक लेजेंड था और वो इस गाँव का फाउंडर था। जब वो मरने वाला था तो उसने अमानो फैमिली को वो मास्क दे दिया और उसने कहा कि अमानो फैमिली से ही हर जनरेशन मुखिया बनेगा। तब से वो 40वां जनरेशन है जो कि मुखिया है। उसके बाद वो उनके आने का स्वागत में एक रिचुअल करते हैं, जहाँ पे वो मुखिया वो मास्क पहन के आता है और उन सबका स्वागत करता है। वो लड़कियां वहाँ पे देखती हैं कि उस गांव में बाकी लड़कियां मौजूद ही नहीं हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो सोचती हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। उसके बाद वो सभी डिनर करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। डिनर करते वक्त मुखिया प्रोफेसर से कहता है कि उसने अपने वादे के मुताबिक लड़कियां यहाँ पर लेकर आई हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि प्रोफेसर ने उससे प्रॉमिस किया था लड़कियां वहाँ पे लाने का, ताकि वो उनसे अपना रिचुअल कंप्लीट करवा सके। कुछ देर बाद जब सयोरी बाहर जाती है तो अपने सामने वो एक छोटी सी लड़की को देखती है, जिसके हाथ में एक गुड्डा था और वो उससे खेल रही थी। उस लड़की को देखकर उससे बात करना चाहती है, लेकिन तभी वो लड़की वहां से चली जाती है। और तभी सयोरी अपने सामने एक आदमी को देखती है जो किसी जानवर को मार के पन्नी में पैक करके ले जा रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। और तभी वहाँ पे मुखिया गांव वालों के साथ आता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। जब वो उसे सारी बात बताती है तो वो उससे कहता है कि उसे इस आदमी से डरने की जरूरत नहीं है। इसका नाम मिसुके है और ये उसकी वाइफ का ख्याल रखता है, क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही बीमार है और वो बेड से उठ भी नहीं सकती। जो ये पन्नी में ले जा रहा है वो एक चिकन है जो वो पकाने वाले हैं, तो उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। रात को इसुके मुखिया की बीवी के पास जाता है और उसे खाना सर्व करता है, जब मुखिया बीवी उससे कहती है कि लड़कियों को कुछ नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, उन्हें कुछ करना होगा उन लड़कियों की जान बचाने के लिए। ये सुनकर इसुके उसकी बात मानता है और उससे कहता है कि वो उन लड़कियों की रक्षा करेगा। रात को लड़कियां अपने रूम में होती हैं और पढ़ाई कर रही होती हैं और वो सभी बातें करने लगती हैं कि आखिर इस गाँव में कोई फीमेल क्यों नहीं है। सयोरी उनसे कहती है कि उसने यहाँ पे एक लड़की को देखा था। तभी हीना सगीरी के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे लाइक करती है और सगीरी भी उससे कहती है कि वो भी उससे लाइक करती है। ये देखकर हम जान पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात अपनी दोस्तों से शेयर नहीं की थी। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आती है और उनसे कहती है कि अब रात काफी हो गई है तो वो लोग सो जाएं। और उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूम में जाती है, जहाँ प्रोफेसर उससे कहता है कि उसे इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। असिस्टेंट उससे पूछती है कि आखिर इस विलेज में कोई लेडीज क्यों नहीं है, तो प्रोफेसर उसे बताता है कि इस विलेज में कभी लड़की पैदा ही नहीं होती। असिस्टेंट उससे पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो विलेज में लोग पैदा कैसे हो रहे हैं। प्रोफेसर सुनकर उससे कहता है कि इसी बात का इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो लोग यहाँ पर आए हैं। असिस्टेंट उससे पूछती है कि इस रिसर्च के लिए उसने कुछ ना कुछ बार्गेन तो किया होगा, तो प्रोफेसर उसे बताता है कि वो लड़कियों को यहाँ पर लाया है एक बार्गेनिंग के तौर पे, क्योंकि चीफ ने लड़कियों की मांग की थी, इसीलिए वो उन्हें यहाँ पर लेकर आया है। ये सुनकर असिस्टेंट उससे कहती है कि ये बहुत ही गलत काम है, तो प्रोफेसर उससे कहता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं था यहाँ पे आने का। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर को किस कर देती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि एटिक से ताकाहिको और वो लड़की ये सब देख रहे होते हैं। इधर गाँव के 2 बंदे मुखिया से पूछते हैं कि उन्होंने सेरेमनी कंप्लीट कर ली है और उसके बाद उन्हें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो मुखिया उनसे कहता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है वो करने का, तो उन्हें कुछ और देर इंतजार करना होगा ताकि उसका बेटा एक ब्राइड को चूज करे।
और जब वो चूज कर लेगा तो वो उस लड़की से उसकी शादी करा देंगे और उसके बाद वो बाकी लड़कियों का शोषण करेंगे और उन्हें मार के खा जाएंगे। इधर सयोरी जब उठती है तो देखती है कि हिना और सगीरी वहाँ पे नहीं है, जिससे वो उनके बारे में पूछती है तो वो हिना का कटा हुआ सर उसे दिखाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और तभी वो एक रूम में पहुंचती है जहाँ वो देखती है कि सभी गाँव के लोग मिलकर उनका मांस खा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि ये एक सपना था। अगले दिन प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को लेकर गांव को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है और मुखिया अपने बेटे से कहता है कि वो जल्दी से अपनी ब्राइड को चूज करे ताकि वो उसकी बलि चढ़ा सके और उनका कर्ज मिट सके, जिससे उनकी फैमिलीज में लड़कियां पैदा हो सके। इधर प्रोफेसर उन लड़कियों को गांव के चर्च में लेकर जाता है जहाँ की सीढ़ियां चढ़कर वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं। हिना और मिकोतो सीढ़ियों पे बैठ जाती हैं और बोलती हैं कि वो बहुत ज्यादा थक गई हैं, जो कि उनसे कहते हैं कि अगर वो थक गई हैं तो वो उनके साथ चलें। वो दोनों उनकी बात मान लेती हैं और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और वो दोनों उन्हें अपनी वैन में बैठा के अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसूके वहीं पे होता है जो कि ये सब देख लेता है और वो समझ जाता है कि जरूर वो सभी उन लड़कियों के साथ कुछ गलत करेंगे। इधर प्रोफेसर और उसकी टीम जब चर्च में पहुंचती है तो उसके अंदर प्रोफेसर और असिस्टेंट दाखिल होते हैं देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे कोई है या नहीं। उन्हें वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता और तभी उन्हें एक प्राचीन किताब मिलती है जिसे प्रोफेसर अपने पास रख लेता है ताकि वो उसमें से रिसर्च कर सके। इधर स्टूडेंट्स के पास एक प्रीस्ट आता है जो कि उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रही हैं, तो वो उन्हें बताती है कि वो कॉलेज की तरफ से आई हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए। तभी प्रोफेसर और उनकी असिस्टेंट भी वहाँ पे आ जाते हैं और प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वो लोग अमोनो फैमिली के गेस्ट हैं। ऋषि सुनकर हैरान हो जाता है और उन लड़कियों से कहता है कि वो जल्द से जल्द इस गांव से निकल जाएं वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा। इधर वो गांव के दोनों बंदे उन लड़कियों को लेकर अपने घर पहुंचते हैं जहां पे वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी एक लड़की एक ईंट उठा के एक बंदे का सर फोड़ देती है जिससे उसका खून निकलने लगता है और वो दोनों वहां से भागने लगती हैं। तभी इसके वहां पे मास्क पहन के आ जाता है उन लड़कियों की जान बचाने के लिए और उसके हाथ में एक एक्स होती है जिसे वो एक बंदे के सर में घुसा देता है जिससे उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। दूसरा बंदा जब ये देखता है तो वो उसके पैर पे वार कर देता है जिससे इसके जख्मी हो जाता है और वो गाड़ी लेके वहां से भाग निकलता है। इसीलिए जब हिना और दूसरी लड़की की तरफ आता है तो उन्हें लगता है कि शायद वो उन्हें भी मार देगा, इसीलिए हिना जंगल की ओर अकेले ही भाग जाती है। मिकोतो उससे पूछती है कि क्या वो उन्हें भी मारेगा, तो इसूके अपना मास्क हटाता है और उससे कहता है कि वो इसूके है जो कि उनका दोस्त है और वो उनकी यहाँ पे जान बचाने आया था। ये देखकर मिकोतो उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि उन्हें अब यहाँ से चलना चाहिए। तभी मिकोतो देखती है कि इसूके चल नहीं पा रहा है, इसीलिए उसके पैर में अपना कपड़ा बांध देती है ताकि उसका खून रुक सके। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इधर वो बंदा भागते हुए चीफ के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि एक मास्क पहने इंसान ने उनके एक बंदे को मार डाला है। प्रोफेसर उससे पूछता है कि आखिर उस बंदे ने ऐसा क्यों किया, तो वो उन्हें सच नहीं बताता कि वो लड़कियों के साथ गलत कर रहे थे। उसे ये कहता है कि वो बंदा जरूर कोई आउटसाइडर है जिसने उन पे हमला करने की कोशिश करी थी। ताकाहिको एटिक से ये सारी बातें सुन लेता है और तभी वो लड़की ताकाहिको के कान में कुछ कहती है जिसे ताकाहिको हिप्नोटाइज हो जाता है और उसके अंदर किसी और की आत्मा आ जाती है। ताकाहिको नीचे जाकर उस विलेज के फाउंडर का मास्क पहन लेता है और वो उसकी तरह कपड़े भी पहन लेता है और उसकी तलवार भी ले लेता है, मानो कि उसके अंदर उसकी आत्मा आ गई हो। इधर हिना जब अकेले वहां से भाग रही होती है तो एक गाँव का बंदा उसे देख लेता है और जब वो उसे पकड़ने के लिए जाता है तो हिना बेहोश हो जाती है। जब हिना की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जमीन पे लेटा हुआ पाती है और उसके सामने मास्क पहना ताकाहिको होता है जो कि उसे देख रहा था। तभी वो उसके पेट में अपनी तलवार घुसा देता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। इधर रात को ये तीनों लड़कियां जब डिनर कर रही होती हैं तो वो अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगती हैं कि वो दोनों अभी तक घर वापस नहीं आई थी। तभी चीफ उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि उनकी दोनों दोस्त बिल्कुल सेफ हैं जो कि उनके विलेजर के घर में आराम कर रही हैं। वो उसमें पढ़ने लगता है जिसमें उस विलेज के बारे में लिखा हुआ था। तभी वहाँ पे उसकी असिस्टेंट भी आती है तो वो उसे सारी बात बताता है और उसे कहता है कि 600 साल पहले ये गांव वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ पे बहुत ही कम लड़कियां पैदा हुई थी और जो भी लड़की यहाँ पे पैदा हुई वो बहुत ही जल्दी मर जाती थी, जिसकी वजह से लड़कियों की संख्या यहाँ पे कम होने लगी। उसके बाद एक गांव में एक कपल रहने के लिए आया, लेकिन विलेजर ने उन्हें अपने भगवान की तरफ से एक गिफ्ट समझा। उन्होंने उस आदमी को मार के उसका मांस खा लिया और जो लड़की थी उन्होंने उसका शोषण किया। उन्होंने उसका एक पैर काट दिया ताकि वो एस्केप ना कर पाए और उसके बाद वो लोग उसका शोषण करने लगे। वो लेडी सालों साल वहां तक रही और उसने किसी लड़की को जन्म नहीं दिया, बल्कि उसकी कोख से सारे के सारे मेल ही जन्म लिए। तब से ही विलेजर ने चाहा कि यहाँ पे कोई ना कोई लड़की जरूर पैदा होनी चाहिए, इसलिए जो भी विजिटर वहाँ पे आता
आता था वो उनके साथ सेम करते थे, लेकिन किसी भी औरत की कोख से वहाँ पे लड़की ने जन्म नहीं लिया। इस विलेज का कर्ज है कि यहाँ पे कभी लड़की पैदा ही नहीं हो सकती। तभी मुखिया वहाँ पे आ जाता है जो कि उनकी बातें सुन रहा था और वो उन्हें गन पॉइंट पे रख देता है और उनसे कहता है कि उन्हें उनकी विलेज की कहानी पता चल गई है, इसीलिए वो उन्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकता। वो उन्हें अपने साथ अपने रूम में बंदी बनाने के लिए ले जाने लगता है और प्रोफेसर अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो उसकी गाड़ी की चाबी लेके लड़कियों को लेके वहाँ से भाग निकले। मुखिया पे हमला कर देता है और उससे लड़ने लगता है और मौका देख के असिस्टेंट लड़कियों को लेकर गाड़ी से वहाँ से भागने लगती है। जब विलेजर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इसुके आ जाता है जो कि उन पे हमला करके उनकी जान बचा लेता है। तो वो लोग इसुके को भी गाड़ी में बैठा लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इसुके उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ से पैदल जाना होगा क्योंकि गाँव वालों ने विलेज अब तक ब्लॉक कर दिया होगा, इसलिए वो गाड़ी रोक के पैदल ही वहाँ से निकलने का फैसला करती हैं। एक गाँव वाला जो उनका पीछा कर रहा होता है जब वो उनकी गाड़ी खड़ी हुई देखता है तो सबको बता देता है कि वो लोग बाय फुट जा रहे हैं, इसीलिए सभी लोग जंगल की ओर जाते हैं उन्हें हंट करने के लिए। इधर ताकीहिको अपनी तलवार लेकर उस लड़की के पास जाता है और लड़की उसे देखकर स्माइल करती है मानो कि उसके कहने पे ही वो ये सब कर रहा हो। इधर प्रोफेसर को मुखिया ने बंदी बना लिया होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसने उसके साथ गद्दारी क्यों करी। प्रोफेसर उसे बताता है कि उसे उसके कर्ज के बारे में नहीं पता था, लेकिन रिसर्च करने के बाद उसे उसके कर्ज के बारे में पता चला और वो चाहता है कि वो लड़कियों की जान खतरे में ना डाले। इधर वो छोटी लड़की ताकाहिको के साथ खेल रही होती है और ताकाहिको के अंदर उनके लेजेंड की आत्मा होती है जो कि उस लड़की को पसंद करता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशल थी। अगली सुबह इसुके सभी लड़कियों के लिए मछली पकड़ रहा होता है ताकि वो उन सबको ब्रेकफास्ट में फिश खिला सके। इधर ताकाहिको अपनी माँ के पास जाता है जहाँ उसकी माँ उससे कहती है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत है। इसीलिए उसका पहला बेटा है जो कि उसकी बात मान रहा है और उसने ही मास्क पहन के उन गांव वालों पे हमला किया था। इसीलिए थोड़ा मेंटली चैलेंज्ड है, इसीलिए उसे सेरेमनी करने का मौका नहीं मिला और उसके बदले उसके छोटे भाई यानी ताकाहिको को वो मौका मिला था। ताकाहिको अपनी माँ से कहता है कि इस विलेज में जो हो रहा है वो विलेज के फायदे के लिए हो रहा है और वो अपने पिता के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता। इधर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सभी उस रास्ते पे निकल जाते हैं जिससे वो उस गाँव से बाहर निकल सके और तभी शगीरी हिना को हेलुसिनेट करती है जो कि उसे पुकार रही थी। हिना वहाँ से भागने लगती है और वो उसका पीछा करने लगती है और तभी वो उसकी लाश के पास पहुंचती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। इधर सभी सगीरे का पीछा करने लगते हैं और तभी वहाँ पे एक गांव का बंदा आ जाता है जो कि मिकोतो पे हमला कर देता है। ये देखकर इसे वो गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन मिकोतो उसे रोक देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इधर एक बंदा सगीरी के पास आता है और उससे कहता है कि उसकी दोस्त मर चुकी है, तो सगीरी उसका चाकू छीन के उसे स्टैब कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर एशिष्टे और सयुमी जब इसुके का इंतजार कर रही होती हैं, तो बंदा उनके पास आ जाता है और उन्हें बंदी बना के अपने साथ ले जाता है। इधर सगीरी एक नदी किनारे पहुंचती है जहाँ पे वो हिना को हेलुसिनेट करती है और सदमे में उसे लग रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। तभी वो होश में आती है और देखती है कि उसके सामने मास्क पहना ताकाहिको खड़ा है जो कि अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है और उसकी कटी हुई गर्दन नदी में जाके गिर जाती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर वो गांव के बंदे असिस्टेंट और सयोरी को बंदी बना के चीफ के घर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि इसुके भी उनसे मिला हुआ है। इस उनके चीफ उनसे कहता है कि ताकाहिको की बीवी यही लड़की बनेगी, तो असिस्टेंट को अपने साथ ले जाएं और उसके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं और अगर उनके रास्ते में कोई भी आने की कोशिश करे तो वो उसे जान से मार डाले। इस उनके वो तीनों बंदे खुश हो जाते हैं और असिस्टेंट को लेके अपने साथ चले जाते हैं। उसके बाद चीफ सयोरी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी बेटी की बीवी बनेगी, तो उसे चेक करना होगा कि उसके शरीर पे कोई निशान है या नहीं। उसे गन पॉइंट पे निवस्त्र कराता है और देखता है कि उसके शरीर पे कोई भी निशान नहीं है और वो उससे कहता है कि वो रिचुअल के लिए अब तैयार हो जाए। इधर वो तीनों बंदे प्रोफेसर के असिस्टेंट को लेके अपने घर पहुंचते हैं जहाँ पे उस असिस्टेंट को प्रोफेसर की लाश मिलती है जिसे मार के उन लोगों ने काट दिया था। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है और सदमे में आ जाती है और तभी वो तीनों बंदे वहाँ पे उसका शोषण करने लगते हैं। इधर सयोरी को बांध के ब्राइड के कपड़े पहना दिए जाते हैं और तभी उससे मिलने वो छोटी सी लड़की आती है जिससे वो मदद मांगती है, तो वो छोटी सी लड़की उसकी मदद नहीं करती और वहां से चली जाती है। इधर इसुके मिकोतो को अपने अड्डे पर लेकर जाता है जहां से उसके शरीर से तीर निकालता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। मिकोतो को भूख लगती है तो वो उसके लिए बाहर जाता है मछली पकड़ने के लिए और तभी वहाँ पे ताकाहिको आ जाता है जो कि वो मास्क पहन कर आया था और वो मिकोतो पे तलवार से हमला करता है और उसे जान से मार डालता है। इसुके जब वापस आता है तो वो मिकोतो को मरा हुआ पाता है और ताकाहिको उसे देखकर वहां से चला जाता है। इसुके मिकोतो को पसंद करने लगा था और उसके मरने के बाद वो बहुत ही बौखला जाता है और वो फैसला करता है कि वो सारे गांव वालों को अब मार डालेगा। वो अपनी एक्स लेके उस शेड में पहुंचता है जहाँ पे वो असिस्टेंट का शोषण कर रहे थे और वो उन तीनों बंदों पे हमला करके उन्हें जान से मार डालता है। प्रोफेसर की असिस्टेंट बहुत ही सदमे में आ गई थी, इसीलिए वो रस्सी से एक फांसी का फंदा बनाती है और अपने गले में बांध के वो लटक जाती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसुके बाकी गांव वालों को ढूंढ ढूंढ के जान से मारने लगता है
और चीफ ताकाहिको को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि उसके लिए उसने लड़की तैयार कर दी है, तो जल्दी से उससे शादी करे ताकि उनका रिचुअल कंप्लीट हो सके। ताकाहिको उसकी बात मानता है और उसके बाद उस लड़की के पास जाता है जहाँ वो उसे छुड़ा देता है और उससे कहता है कि उसके पिता जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है और वो उनका साथ नहीं देना चाहता, तो वो यहाँ से भाग जाए। सायोरी उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और ताकाहिको उसे एक लॉकेट भी देता है ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। जब सायोरी वहाँ से चली जाती है तो छोटी लड़की उस लेजेंड का मास्क लेकर आती है जिसे वो ताकाहिको को पहना देती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर उस लेजेंड की आत्मा आ गई है, यानी कि ताकाहिको एक अच्छा इंसान था। पर वो लड़की उस मास्क को जब उसके चेहरे पे पहनाती थी तो उसके शरीर में वो लेजेंड आ जाता था जो कि बाकी लड़कियों को मार रहा था। सायोरी भागते हुए उस प्रीस्ट के पास पहुंचती है ताकि वो उसकी मदद कर सके और गांव वाले जब प्रीस्ट से पूछने के लिए आते हैं कि यहाँ पे कोई लड़की आई थी तो वो उन्हें वहाँ से भगा देता है और उसकी मदद करता है। वो सायोरी को ड्रिंक सर्व करता है जिसे वो पी लेती है और वो उससे कहता है कि ये गाँव बहुत खतरनाक है तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। सायोरी उससे उस छोटी सी लड़की के बारे में पूछती है जो उस गाँव में मौजूद थी, तो वो उससे कहता है कि वो छोटी सी लड़की 10 साल पहले यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, लेकिन उसके पिता को गांव वालों ने मार डाला और उसका मांस खाया और जंगल में उसकी माँ एक भालू से टकरा गई जिससे उस भालू ने उसे मार डाला। वो लड़की जब अकेली बच गई तो गांव वाले ने उसे रख लिया और उन्होंने फैसला किया कि वो तब तक उनके साथ रहेगी जब तक वो जवान नहीं हो जाती। जवान होने के बाद वो ताकाहिको से उसकी शादी कर देंगे, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो लड़की कभी बड़ी हुई ही नहीं जिससे उसकी उम्र उतनी ही रही और आज अगर वो बड़ी होती तो वो सायोरी की उम्र की ही होती। गाँव वालों ने इसे कर्ज मान लिया और तब से वो आउटसाइडर लड़कियों को पकड़ने लगे, लेकिन उनसे भी उन्हें कोई भी लड़की पैदा नहीं हो रही थी। प्रीस्ट से ये भी कहता है कि इस गाँव का कर्ज तोड़ने के लिए उसे उसकी बलि चढ़ानी होगी, तो सायोरी सुन के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो कैसी बातें कर रहा है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है और उसे पता लग जाता है कि उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिला रखा था। इधर इशुके मुखिया के घर के बाहर पहुंचता है जहां वो सभी विलेजर्स को मार डालता है और उसके बाद वो अपने पिता मुखिया के पास जाता है और उसे भी जान से मार डालता है। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि उसने सबको मार डाला है और ये सुन के उसकी माँ खुश हो जाती है और उससे कहती है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया। उसके बाद वो एक माचिस लेके अपने कमरे में आग लगा देती है ताकि वो पूरा गांव जल जाए और उसका नामो निशान खत्म हो सके। इधर लड़की ताकाहिको को लेकर अपने साथ जाने लगती है और इधर हम देखते हैं कि प्रीस्ट ने सायोमी को बंदी बना रखा है ताकि वो उसकी बलि चढ़ा सके और इस कर्ज से पूरा गांव मुक्त हो सके। तभी वहां पे वो छोटी सी लड़की आ जाती है जो कि अपने साथ ताकाहिको को लेकर आई थी और ताकाहिको अपनी तलवार निकालता है और प्रीस्ट से लड़ने के लिए कहता है। जब प्रीस्ट उससे लड़ने के लिए जाता है तो वो एक बार में ही उसका गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो सायोरी को आज़ाद कर देता है। वो छोटी लड़की सायोरी से कहती है कि उसके अंदर सरुकाहितो की आत्मा है और वो उसे भागने का मौका दे रहा है ताकि वो उसे ढूंढ के मार सके। उसने उसके सारी दोस्तों को मार डाला है और अब वो सिर्फ अकेली ही बची हुई है। सायोरी सुनकर बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है और तभी ताकाहिरो उसे पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन जब वो उसके गले में वो लॉकेट देखता है तो उसे याद आने लगता है कि उसने ही वो लॉकेट उसे दिया था। सायोरी उससे कहती है कि उसके अंदर जो आत्मा है वो उसे हावी ना होने दे, वो एक अच्छा इंसान है और उसकी भागने में मदद करे। सुन के ताकाहिको तलवार छोड़ देता है और अपना मास्क उतारता है, लेकिन तभी वो आत्मा उस पर हावी होने लगती है जो कि उसको तलवार मार के उसे ही जान से मार डालती है। सायोरी ये सब देखकर हैरान हो जाती है और उसके बाद वो उसका लॉकेट फेंक देती है और वहां से जाने लगती है। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचती है तो उसे वही खूंखार भालू नजर आता है जिसने उस लड़की की माँ को जान से मार दिया था। वो सायोरी पे हमला कर देता है और उसको भी मार डालता है और हम उस लड़की को देखते हैं जो कि चर्च के सामने आके नाचने लगती है और तभी वो गांव की तरफ देखती है जो कि पूरी आग में लपेट चुका था। ये देखकर वो स्माइल करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कॉर्प्स प्रिजन की कहानी और आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये फिल्म लो बजट है लेकिन इसकी कहानी बहुत ही जबरदस्त है और आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। इसे टोटल 2 पार्ट थे जो कि एक ही साथ रिलीज किए गए थे और उन दोनों पार्ट को ही हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।